हेलो दोस्तों, करियर हब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आरपीएफ कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस और एसएससी जीडी के लिए जो सीरीज़ हमने शुरू की थी, ये उसका चौथा वीडियो है। इसकी 3 वीडियो इसी चैनल पर पहले ही अपलोड की जा चुकी हैं। अगर आप उन वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो उनका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से जाकर आप उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। आपको पता है आरपीएफ कांस्टेबल में जीके जीएस के 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो जब तक आप जीके जीएस में अच्छा स्कोर नहीं करेंगे तब तक आप आरपीएफ कांस्टेबल में सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। इसी बात को ध्यान में रख करके हमने ये सीरीज़ शुरू की है। इस सीरीज़ के माध्यम से जब तक आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक हम आपको हर दिन एक वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। हर वीडियो में हम लगभग 20 से 25 क्वेश्चन देखेंगे और जहाँ पर डिटेल में किसी टॉपिक को देखने की ज़रूरत होगी तो साथ साथ में डिटेल को भी हम कवर करेंगे। इसमें शामिल किए गए सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये सभी प्रश्न रेलवे और एसएससी के एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं और 2024 में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको भी हमने इस सीरीज़ में शामिल किया है। तो अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो कर लेते हैं तो आप निश्चित तौर पर आरपीएफ कांस्टेबल में, दिल्ली पुलिस में और एसएससी जीडी में एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। इस सीरीज़ के सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा मिलती है? तो इनमें से गुजरात सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। तो गुजरात सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है। इसके बाद दूसरी सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है तमिलनाडु और तीसरी सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। गुजरात पहले ही परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है, तो अब ज़्यादा संभावना है कि आपसे दूसरा सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य पूछा जाए। दूसरा सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य तमिलनाडु है। ये आपको ठीक तरीके से याद रखना है। भारत की तटीय सीमा की कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। ये भी आपको याद रखना है। दूसरा प्रश्न है, पन्नालाल घोष किस संगीत वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं? तो पन्नालाल घोष बांसुरी बजाते हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। इसके अलावा हरिप्रसाद चौरसिया भी बांसुरी वादक हैं और कई बार परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आपको हरिप्रसाद चौरसिया को भी याद रखना है। तीसरा प्रश्न है, लोकसभा के पीठासीन अधिकारी को क्या कहा जाता है? तो लोकसभा के पीठासीन अधिकारी को लोकसभा का अध्यक्ष या स्पीकर कहा जाता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। अब ये कुछ प्रश्न आपसे बार बार परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इनको एक बार ठीक से याद कर लीजिए। लोकसभा का पीठासीन अधिकारी लोकसभा का अध्यक्ष या स्पीकर होता है, अभी हमने देखा। राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी होता है राज्यसभा का सभापति या उपराष्ट्रपति, और यहाँ पर ऑप्शन में ज़्यादा चांसेज हैं कि आपको उपराष्ट्रपति लिखा हुआ मिलेगा, तो आपको याद रखना है राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी होता है उपराष्ट्रपति। भारत का सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है राष्ट्रपति का पद। तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। भारत में गणतंत्र का प्रतीक माना गया है राष्ट्रपति के पद को। भारत का सबसे बड़ा राजनैतिक पद होता है प्रधानमंत्री का पद। चौथा प्रश्न है, इनमें से कौन सा संगठन सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर किसान से फसल खरीदता है? तो इनमें से भारतीय खाद्य निगम एमएसपी पर किसानों से फसल खरीदता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। पांचवा प्रश्न है, लाहौर कांग्रेस अधिवेशन 1929 के अध्यक्ष कौन थे? तो लाहौर कांग्रेस अधिवेशन जो 1929 में हुआ था, इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। अब कांग्रेस के सबसे प्रमुख अधिवेशन जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उन्हें हम एक बार देख लेते हैं। और इन अधिवेशनों के अलावा आपसे दूसरा कोई भी अधिवेशन परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, इसलिए इतने अधिवेशन आपको ठीक तरह से याद कर लेने हैं। इनमें पहला अधिवेशन 1885 में हुआ था मुंबई में। WC बनर्जी इसके अध्यक्ष थे और यह पहला अधिवेशन है, इसलिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है।
1886 में कलकत्ता में दूसरा अधिवेशन हुआ था। इसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। 1887 में मद्रास में कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन हुआ था और बदरुद्दीन तैयब इसके अध्यक्ष थे और ये कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। चौथा अधिवेशन हुआ था 1888 में इलाहाबाद में और इसके अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे, इसलिए ये भी इम्पॉर्टेंट है। पांचवा अधिवेशन जो आपको याद रखना है वह 1907 का अधिवेशन है। 1907 का अधिवेशन सूरत में हुआ था और इसकी अध्यक्षता की थी रासबिहारी घोष ने। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कांग्रेस दो भागों में बंट गई थी, एक गरम दल और एक नरम दल। इसके बाद अगला अधिवेशन आपको याद रखना है 1916 का अधिवेशन। यह लखनऊ में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। इसमें कांग्रेस का विलय हो गया था फिर से। अगला अधिवेशन आपको याद रखना है 1917 का अधिवेशन। यह कलकत्ता में हुआ था और एनी बेसेंट ने इसकी अध्यक्षता की थी। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें पहली बार कोई महिला अध्यक्ष बनी थी। अगला अधिवेशन है 1924 का अधिवेशन। यह बेलगांव में हुआ था और यह इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसकी अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी ने। अगला अधिवेशन आपको याद रखना है 1925 का अधिवेशन। ये कानपुर में हुआ था और इसकी अध्यक्षता की थी सरोजनी नायडू ने। सरोजनी नायडू पहली भारतीय महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। कांग्रेस का अगला अधिवेशन है 1929 का अधिवेशन। ये लाहौर में हुआ था और इसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। इसी अधिवेशन में पहली बार स्वराज्य की मांग की गई थी और जब अंग्रेजों ने स्वराज्य की मांग को ठुकरा दिया था, इसके बाद ही 26 जनवरी 1930 को लाहौर की रावी नदी के किनारे पहली बार हमने अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। अगला अधिवेशन है 1939 का अधिवेशन। यह त्रिपुरी नाम की जगह पर हुआ था और इसकी अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने। यह इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें त्रिपुरी संकट नाम की एक घटना हुई थी, जिसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस छोड़ दिया था और फॉरवर्ड ब्लॉक नाम के एक संगठन की स्थापना की थी। अगला अधिवेशन आपको याद रखना है मेरठ का अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता की थी जेबी कृपलानी ने और यह इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे थे जेबी कृपलानी और स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। छठवां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन मुगल काल में सैनिक विभाग का अध्यक्ष होता था? तो इनमें से मीर बख्शी मुगल काल में सैनिक विभाग का अध्यक्ष हुआ करता था, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। मुगल काल में सेनापति को मीर बख्शी, वित्त या राजस्व मंत्री को दीवान, शाही रसोइये को खान सामा, चर्च विभाग के प्रमुख और इस्लामी कानून के संरक्षक को सद्र उस सुदूर कहा जाता था। ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। सातवां प्रश्न है निम्न में से किसने माउंट आबू के जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था? तो इनमें से विमल शाह ने माउंट आबू के जैन मंदिर का निर्माण करवाया था, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। इसके अलावा अगर आपसे दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था ये पूछा जाए तो दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था तेजपाल और वास्तुपाल नाम के 2 भाइयों ने। आठवां प्रश्न है देशज खेल कलारी पयट्टू मूलतः किस राज्य से संबंधित है? तो कलारी पयट्टू इनमें से केरल राज्य से संबंधित है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। 9वां प्रश्न है हार्नबिल महोत्सव में कौन सी स्वदेशी जनजातियां अपनी संस्कृति और परंपराओं का प्रदर्शन करती हैं? तो इनमें से नागा जनजातियां हॉर्नबिल महोत्सव में अपनी संस्कृति और परंपराओं का प्रदर्शन करती हैं। यह त्यौहार हर साल 1 से 10 दिसंबर के बीच में मनाया जाता है और इसे त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है। 10वां प्रश्न है मेक इन इंडिया नीति किस वर्ष लागू की गई थी? तो मेक इन इंडिया नीति 2014 में लागू की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। 11वां प्रश्न है कुडलकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित है? तो कुडलकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र इनमें से तमिलनाडु राज्य में स्थित है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2।
ये कुछ परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं जिन्हें आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि यही बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ये गुजरात में स्थित है। दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र, यह महाराष्ट्र में अवस्थित है। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कर्नाटक में स्थित है। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में स्थित है और नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। 12वां प्रश्न है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित हैं? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। वर्तमान में कुल 6 मूल अधिकार हैं। पहला मूल अधिकार है समता का अधिकार, यह अनुच्छेद 14 से 18 तक में वर्णित किया गया है। दूसरा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, यह अनुच्छेद 19 से 22 तक में वर्णित किया गया है। तीसरा मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसका जिक्र किया गया है अनुच्छेद 23-24 में। चौथा मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसे 25 से 28 तक के आर्टिकल्स में वर्णित किया गया है। पांचवा मौलिक अधिकार है शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, इनका जिक्र है अनुच्छेद 29 और 30 में। छठवां मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका जिक्र किया गया है अनुच्छेद 32 में। इसके अलावा अनुच्छेद 31 में संपत्ति के अधिकार को भी मौलिक अधिकार माना गया था, लेकिन बाद में संविधान संशोधन के माध्यम से इसे मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया और इसे संवैधानिक अधिकारों का दर्जा दे दिया गया। 13वां प्रश्न है वियतनाम की राजधानी क्या है? तो इनमें से हनोई वियतनाम की राजधानी है। अगला प्रश्न है क्षय रोग और टीबी रोग डैश 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 के कारण होता है? तो क्षय रोग और टीबी रोग दोनों ही बैक्टीरिया के कारण होने वाले रोग हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। क्षय रोग होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के कारण, ये भी आपको याद रखना है। 15वां प्रश्न है कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया था? तो इनमें से रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के नाभिक का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध तमिल पुस्तक मणिमेकलई की रचना किसने की थी? तो इनमें से सतनार नाम के लेखक ने मणिमेकलई की रचना की थी, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। 17वां प्रश्न है भारत सरकार की अन्नपूर्णा योजना का उद्देश्य क्या है? तो भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अन्नपूर्णा योजना का उद्देश्य था वयस्क नागरिकों को भोजन उपलब्ध कराना, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु है इंदिरा कॉल। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है गुहार मोती। इसके अलावा भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है किबिथु और अभी हमने देखा भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी। तो इन चारों को आपको याद रखना है, क्योंकि इनमें से कोई सा भी परीक्षा में पूछा जा सकता है।